नोएडा के निठारी गांव में D5 बंगले पर पुलिस अचानक पहुंचती है। पूरे घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन उन्हें वहां पर कोई बड़ा सबूत नहीं मिलता। मगर सिर्फ 3 दिन बाद ही जब बंगले के बगल वाले नाले की जांच करी जाती है तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें बरामद होती है जो एक बार फिर से ये बात साबित कर देती है कि भारत में हैवानियत की सीमा बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच चुकी है। क्योंकि उस नाले में लगभग 19 बच्चों के कंकाल मिले थे, जिन्हें बेरहमी से मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर कर उन्हें काली कलर की पन्नी में भरकर नाले में फेंक दिया गया था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये कि ये बच्चे किसी दूर दराज इलाके से नहीं बल्कि उसी एरिया के आसपास में रहने वाले स्लम्स के बच्चे थे, जो मजदूरी करके और ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पाला करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार इन मासूम बच्चों के हत्या के पीछे किसका हाथ था? क्या D5 बंगला सिर्फ शक के घेरे में था या फिर इसी के पीछे छुपा था निठारी कांड का सबसे खौफनाक राज? 7 मई 2006 22 साल की पायल शाम करीब 4 बजे अपने पिता से यह कहकर घर से निकलती है कि वह सेक्टर 31 के D5 बंगले में काम की तलाश में जा रही है। अपने पिता नंदलाल से पूछने के बाद पायल ऑटो में बैठकर D5 बंगले की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन उस वक्त शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला था। धीरे धीरे शाम हो जाती है, फिर वो शाम रात में बदल जाती है, लेकिन अभी भी पायल अपने घर नहीं लौटी थी। पहले तो परिवार वालों को लगा कि शायद उसे कहीं काम मिल गया होगा या किसी वजह से उसे आने में देर हो गई होगी। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया वो चिंता अब डर का रूप लेने लगी थी। पूरी रात इंतजार करने के बाद भी जब पायल का कोई पता नहीं चला तो सुबह होते ही उसके पिता उसे खुद ढूंढने निकल पड़े। रिश्तेदार, दोस्त और आस पड़ोस के लोगों से पूछने के बाद भी जब पायल का कोई पता नहीं चला तो वो खुद उस ऑटो वाले के पास गए जिसने पायल को D5 बंगले के पास छोड़ा था। जब उस ऑटो वाले से पायल के बारे में पूछा गया तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बताया कि जब मैंने पायल को D5 बंगले पर छोड़ दिया तब उसने मुझसे बोला कि मैं अंदर जाकर तुम्हें पैसे लाकर देती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद आधे घंटे बाद भी वो वापस बाहर नहीं आई। मैंने पैसे के लिए जब दरवाजा खटखटाया तब अंदर से उस बंगले का नौकर सुरेंद्र कोली बाहर आया और जब मैंने उससे पैसे मांगे तो उसने मुझे गुस्से में आकर वहां से भगा दिया। ऑटो वाले की ये बात सुनकर नंदलाल तुरंत उस बंगले पर जाते हैं और फिर से घर से बाहर सुरेंद्र कोली ही आता है। नंदलाल ने जब अपनी बेटी के बारे में उससे पूछा तो उसने बोला कि पायल यहाँ पर आई ही नहीं थी। सुरेंद्र कोली की यह बात सुनकर नंदलाल हैरान रह गए। एक तरफ ऑटो वाला दावा कर रहा था कि उसने पायल को D5 बंगले के बाहर छोड़ा था, वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र कोली कह रहा था कि पायल वहां कभी आई ही नहीं। लेकिन नंदलाल को इन सब चीजों से इतना जरूर पता चल गया था कि ये सब कांड के पीछे इस बंगले का जरूर कुछ बड़ा हाथ है। बिना देरी करे अगले दिन यानी 8 मई 2006 को नंदलाल अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन पहुंचे। लेकिन आपको ये बात सुनकर बहुत हैरानी होगी कि पुलिस ने नंदलाल की FIR दर्ज ही नहीं की। उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करो, शायद आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी या फिर वो कहीं घूमने गई होगी। मैं दावे के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि ये बात सुनकर नंदलाल को उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा, लेकिन वो एक गरीब जगह और गरीब परिवार से आते थे तो उनके साथ ऐसा होना समाज के लिए बहुत आम बात थी। मगर आज जब हम इस मामले को पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल बार बार सामने आता है। अगर पुलिस ने नंदलाल की शिकायत को उसी दिन गंभीरता से लिया होता तो क्या आगे होने वाली कई घटनाओं को रोका जा सकता था? शायद हाँ। उसके बाद नंदलाल ने लगभग हजारों बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, मगर हर बार उन्हें निराश होकर ही आना पड़ा और आखिरकार थक हार कर नंदलाल ने
अपने बचत करे हुए पैसे से एक लॉयर को हायर किया और 7 अक्टूबर 2006 को अपनी बात कोर्ट के कानों तक पहुंचाई। और तब कहीं जाकर नंदलाल की बेटी की एफआईआर को लिखा जाता है। पुलिस वालों को ऊपर से दबाव पड़ने के कारण उन्होंने जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को पता चला कि पायल के गायब होने से पहले भी कई बच्चे D5 बंगले के आसपास से गायब हो रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जल्द से जल्द D5 बंगले पर पहुंचती है। बंगले की तलाशी लेने के बाद पुलिस को वहां से तेज धार वाले चाकू और आरी जैसे टूल बरामद हुए और जब बंगले की गैलरी और पास वाले नाले को चेक किया गया तो वहां से जो जो चीजें मिली उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। गैलरी और नाले में से लगभग 19 बच्चों के नर कंकाल बरामद किए गए और साथ ही उन सभी गुमशुदा बच्चों के जूते, चप्पल और कपड़े भी मिले। जब ये कांड निथारी के लोकल पब्लिक्स को पता चला तो वहाँ पर पूरा हड़कंप मच गया था। गुमशुदा बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे और मीडिया वालों को एक और नई खबर मिल गई थी। पुलिस ने सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर में रखते हुए उस बंगले के मालिक यानी मुनिंदर सिंह पंधेर और उनके नौकर सुरेंद्र कोहली को अरेस्ट कर लिया। फिर उन दोनों से कड़ी निगरानी में पूछताछ करी गई। इन्वेस्टिगेटर एक एक सबूत को उनके बयानों से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआत में दोनों के जवाब कई सवाल पैदा कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई वैसे वैसे D5 बंगले से जुड़ी कई चौंकाने वाली बातें सामने आने लगी। अब यह मामला सिर्फ एक गुमशुदगी का नहीं बल्कि देश की सबसे खौफनाक मामलों में से एक बन गया था। इसी कारण से इस मामले को सीबीआई के हाथों सौंप दिया गया। सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंधेर से अलग अलग करके पूछताछ करी। उस बंगले के मालिक यानी मुनिंदर सिंह पंधेर ने बोला कि मैं ज्यादातर घर पर नहीं रहता था, इसी वजह से मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता। जब बंगले के नौकर यानी सुरेंद्र कोहली से पूछा गया तो उसने बताया कि ये सारे कांड वो अपने मालिक के बोलने पर ही करता था। और जब सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली के ऊपर और दबाव बनाकर ये पूछा कि तुम ये सब क्यों करते थे, तो उसने बताया कि उनके मालिक ज्यादातर घर पर पार्टी करा करते थे और लड़कियों के साथ रातें बिताया करते थे और जब वो ये सब चीजें करते थे तो मैं उन्हें चुप कर देखा करता था। इसी वजह से मेरे अंदर यौन इच्छा उत्पन्न होने लगी थी और जब मैं इस इच्छा को शांत करने उन लड़कियों के पास जाता तो वो मेरे कमजोर होने का मजाक बनाकर मुझे भगा दिया करती थी और इसी कारण से मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भर आता था रहे हैं और शायद इस केस में आखिरी में जाकर बुराई की जीत और सच्चाई की हार होती है। घर के अंदर में कोई भूत है क्या जो सारे बच्चे खा गया है? दुनिया भर के बच्चे मार के और दोनों दोषी निकल गए हैं। सीबीआई या पुलिस वाले ने ना धर के ऐसे लीप दिया, ऐसी कानून अंधी हमने नहीं देखी भैया।